एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 7। गुरुत्वाकर्षण की तरंगें। हर द्रव्यमान अपने आसपास स्पेस-टाइम में वक्रता पैदा करता है और वही वक्रता गुरुत्वाकर्षण है। हम सभी पृथ्वी के स्पेस-टाइम कर्वेचर के भीतर हैं, यानी उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण हमें प्रभावित करता है, उसकी मात्रा हमारे पूरे शरीर पर समान रहती है। यानी पृथ्वी पर हमारे शरीर के हर हिस्से पर गुरुत्वाकर्षण का मान एक सा है। अब कल्पना करो कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान किसी व्यक्ति के सिर और पैरों पर अलग अलग होता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पैर उसके सिर की तुलना में अधिक खींचे जाते और उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचने लगता। हालांकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही स्मूथ है, इसलिए बुर्ज खलीफा 2023 तक की सबसे ऊंची इमारत के दोनों सिरों पर भी गुरुत्वाकर्षण में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ तक कि जब आप 40,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, तब भी गुरुत्वाकर्षण जमीन की तुलना में 99.9% वैसा ही रहता है। लेकिन जब हम चांद जैसे बड़े और भारी पिंडों की बात करते हैं, तब एक हिस्से और दूसरे हिस्से पर गुरुत्वाकर्षण में अंतर दिखाई देता है। यही कारण है कि चांद हमेशा हमें अपनी एक ही तरफ दिखाता है और दूसरी तरफ नहीं। इस प्रभाव को टाइडल ग्रेविटी कहा जाता है। टाइडल फोर्स किन बातों पर निर्भर करता है? जैसे इन्फ्लुएंसर पिंड की मास एनर्जी डेंसिटी, प्रभावित होने वाले पिंड की दूरी और उसका आकार। यह अध्याय गुरुत्वाकर्षण की तरंगों पर है। मैंने टाइडल ग्रेविटी का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स भी वस्तुओं को टाइडल ग्रेविटी की तरह प्रभावित करती हैं। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण की तरंगें आखिर हैं क्या? आइए आगे समझते हैं। इस पूरी किताब में जब भी हमने गुरुत्वाकर्षण की बात की, स्पेस टाइम को ध्यान में रखा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खुद स्पेस टाइम की वक्रता है। इसलिए जब हम ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करते हैं, तो वे स्पेस टाइम के माध्यम से फैलने वाली तरंगें हैं। अब 4 आयामी स्पेस टाइम को कल्पना में 2 आयामी, एक पतली रबर शीट की तरह में संकुचित करो और अब उस रबर शीट पर साधारण साइन वेव्स की तरह तरंगें बनती हुई सोचो। लेकिन सवाल आता है, स्पेस टाइम के इस ताने बाने में ये तरंगें बनती कैसे हैं? इन ग्रेविटेशनल वेव्स के मुख्य स्रोत वे घटनाएं हैं जहां 2 सितारे, व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स या 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार से समझेंगे और वह इस किताब के सबसे रोचक अध्यायों में से एक है। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगें इतनी विशाल होती हैं कि सामान्य दैनिक वस्तुओं पर इनका प्रभाव महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन विशेष उपकरणों की मदद से हम इन्हें दर्ज कर सकते हैं। इस उपकरण का नाम है लीगो। इसकी बाहें एल आकार की होती हैं और इसके माध्यम से हमने ब्रह्मांड से गुजरने वाली कई ग्रेविटेशनल वेव्स को दर्ज किया है। हम पुल्सर टाइमिंग अरेज (PTAs) का भी उपयोग करते हैं, जो और भी बड़ी तरंगों को पकड़ते हैं, जिनका स्रोत अभी भी अज्ञात है। अभी तक अक्टूबर 2023 तक PTA द्वारा केवल एक बड़ा ग्रेविटेशनल वेव संकेत दर्ज किया गया है। ये तरंगें अपने स्रोत के बारे में बहुत सी जानकारी लीक करती हैं, जैसे टकराते न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स आदि की जानकारी। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बनी ग्रेविटेशनल वेव्स हमें हमारे यूनिवर्स के अतीत के बारे में अविश्वसनीय जानकारी दे सकती हैं, थ्योरीज को पुष्टि भी दे सकती हैं और हमारे फिजिक्स की समझ को दोबारा लिख भी सकती हैं। अब तक हमने ब्रह्मांड के बारे में लगभग सारी जानकारी एक ही स्रोत से पाई है, प्रकाश। हमने तारों की संरचना जानी, एक्सोप्लैनेट्स खोजे, 2 सुपरमासिव ब्लैक होल्स की तस्वीरें लीं, ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया, सब कुछ प्रकाश के माध्यम से। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स भी प्रकाश की तरह स्पीड ऑफ कैजुअलिटी, यानी ब्रह्मांड की अधिकतम गति से यात्रा करती हैं। लीगो द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स की पहली पुष्टि ने एस्ट्रोनॉमी की एक नई शाखा जन्म दी, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी, जिसने ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका खोल दिया है। इस अध्याय की रोचक बात यह है कि एक दूरबीन गुरुत्वाकर्षण की मदद से भी बनाई जा सकती है। क्या? हाँ, इस किताब में आगे यह भी समझाया गया है। अगले अध्याय में हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे और आपका दृष्टिकोण इस अध्याय में जो आपने सीखा है, उससे बिल्कुल बदल जाएगा। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।